ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सीपीयू रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो है डुअल सीपीयू पढ़ेंगे, बेसबैंड सीपीयू वाले पावर सीक्वेंस को। जैसे हमारा दो सीपीयू होता है, मेन सीपीयू और बेसबैंड सीपीयू। पहले आज हम लोग देखेंगे सीपीयू रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी हमारा सीपीयू हो वो कैसे काम करता है, उसमें कितने सेक्शन होते हैं और उस सीपीयू को ऑन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वालकॉम का पहले देखेंगे। क्वालकॉम सीपीयू रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं? तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सभी सेक्शन को। इसके अंदर पावर के सेक्शन होते हैं, जिसको तीन भाग में पहले के सीपीयू में बांटा गया है। लेकिन जैसे ये एसएम सीपीयू हो गया है, एसडीएम सीपीयू हुआ है, तो उसमें तीन भाग जो पावर की थी उनको एक जगह पे बस स्कीमेटिक में दिखाया गया है। तो पावर 1, फिर एक सेक्शन और है जो कि पावर 2, फिर एक अदर सेक्शन है जो कि पावर 3। ऐसे तीन पावर के सेक्शन सीपीयू के अंदर हैं। अगर इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज है अगर उसको फुलफिल करा देते हैं सीपीयू में, तो कंट्रोल सेक्शन सीपीयू का एक्टिव हो जाता है। सीपीयू का कंट्रोल सेक्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब कंट्रोल सेक्शन में क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं, अभी हम देखेंगे। कंट्रोल के बाद हमारा यहाँ पे जीपीआई होगा, पहले ईबीआई होगा फिर जीपीआई होगा। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल बस इंटरफेस होगा जिसमें रैम कनेक्ट होती है। डुअल डेकर के सीपीयू सर हमारा 4 PM का क्लास हुआ सर। अभी ये क्लास लीजिए, उसके बाद चार्जिंग क्लास होगी। आप लोग की चार्जिंग की वीडियोस वेबसाइट पे दी गई हैं पूरी पूरी। मैं चार्जिंग नहीं हो रहा हूँ सर, मैं 4 PM 4 PM 4 PM एक इसके बाद होगा SMPS ना। 3 PM ये ऐसी का। सीपीयू पढ़ने के बाद 4 PM पढ़ेंगे। पहले ये 4G कंप्लीट करें तब तो 5G में जाएंगे। सर चार्जिंग से रिलेटेड एक सर मेरा मेरा कौन बोल रहा है? शिवा सर। अच्छा हाँ, बताइए। बैटरी ड्रेन है तो है अभी सर। पहले मेरे पास एक केस पहले आया अभी था। क्लास चलने मैं दीजिए, अभी क्लास चलने दीजिए। सीपीयू A34 रिक्वायरमेंट 5 सीपीयू जी रिक्वायरमेंट चलने दीजिए। सोल्यूशन आपको लेना है तो सोल्यूशन के लिए पहले आप वीडियोस रिपीट करिए सही से। चार्जिंग की जो दिक्कत वाली वीडियो है, देखा आपने वीडियो? का उसमें सेकंड बाय सेकंड बैटरी ड्रेन हो रही है। हाँ, तो उसमें शॉर्टिंग है, आप शॉर्टिंग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग है, या तो आईडी लाइन शॉर्ट है, या तो डीपीडीएम शॉर्ट है, या कोई 1.8 लाइन की नहीं जीआर सर, लो हो एक गई भी है, या वीपीएस में फॉरवर्ड बायस में शॉर्टिंग है। हर मिनट पे 1% कम होता हाँ, तो चला वो जा रहा शॉर्टिंग है। है उस फोन में। शॉर्टिंग आप फाइंड करिए, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है वो। शॉर्टिंग वाली वीडियो देखिए। ये आपको पता है? बताइए सीपीयू के अंदर कितने सेक्शन होते हैं? जीएसएम मोबाइल ट्रेनिंग, माइक ऑन करिए। आपका क्या नाम था? शिवा बोले हैं ना आप? जी सर। हाँ, सीपीयू के अंदर कितने सेक्शन होते हैं बताइए। सर पावर सेक्शन होगा सर। और इसके आगे कितने और सेक्शन होंगे? सीपीयू कंट्रोल हो, ईवीआई होगा। ईवीआई में क्या कनेक्ट होगा? ईवीआई में क्या कनेक्ट है? रैम। इसके बाद ये चीज पता है आपको? जी जीपीआई है सर। नहीं, उनसे पूछ रहा हूं मैं। जीपीआईओ के अंदर क्या आता है बताइए। सर डिस्प्ले से रिलेटेड होगा। अच्छा, जब आपको ये टॉपिक पता नहीं है तो फिर जब मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो इसमें डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? दूसरे टॉपिक को लेकर लास्ट में समय मिलेगा, 5 मिनट पूछ लीजिएगा। जी सर। यही कमी है आप लोगों के अंदर, जिससे क्या है ना कि सारी चीज़ें सही से दिमाग में फिट नहीं है। जब जी सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 3 पावर आईसी जस्ट अभी खत्म किया, तो 4 पावर आईसी के बारे में बात कर रहे हैं।
जब मुझे पता है कि 3 पावर आईसी के बाद 4 पावर आईसी में पढ़ाऊंगा तो आप एकदम नहीं समझ पाएंगे। आपको पहले सीपीयू पढ़ाना पड़ेगा, सीपीयू के बाद फिर आप 4 पावर आईसी पढ़ेंगे, फिर उसकी सीपीयू पढ़ेंगे। जी जीपीआईओ के अंदर सभी प्रकार की इनेबल, I2C, इंट्रिप, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर डुअल डेकर सीपीयू रहा तो डुअल डेकर में हमारा ये जो ईवीआई का सेक्शन है स्कीमेटिक में नहीं दिखेगा, क्योंकि स्कीमेटिक में ईवीआई उसी में देता है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस की पिन है उसी में देगा, जो कम्युनिकेशन लाइन होती है, रैम की एक्सेस लाइन है, ये सीपीयू से कनेक्ट होती है। डुअल डेकर में सीपीयू के ऊपर चली जाएगी ये, तो ये उसमें नहीं देगा। जब सीपीयू का ओपन करेंगे तो दिखेगा। तो सीपीयू की तो स्कीमेटिक होगी नहीं डुअल डेकर की, उसमें केवल बोर्ड की स्कीमेटिक होती है, तो ईवीआई के सेक्शन डुअल डेकर वाले में नहीं दिखेंगे। जीपीआईओ के अंदर SDA, SCL, RFFE, इनेबल, रीसेट, कुछ रीसेट कंट्रोल में भी है जो इंपॉर्टेंट रीसेट है। ये रीसेट इंपॉर्टेंट बूट सीक्वेंस का रीसेट नहीं है, जैसे ऑडियो पा रीसेट, LCD रीसेट, इस तरह की चीज़ें। एंट्रिप, स्विच इनेबल, कोई भी स्विच इनेबल कर सकते हैं। सिम डिटेक्शन, सिम प्रेजेंट होता है जो, तो इस तरह की जितनी भी इनेबल, एंट्रिप, I2C, ये सारी लाइनें जो होती हैं जीपीआईओ के अंतर्गत आती हैं। आपकी सीपीयू के अंदर जीपीआईओ एक बड़ा सा सेक्शन होता है, वो 2 पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, इस तरह से 2 पार्ट में जीपीआईओ के सेक्शन होते हैं। तो इतना समझ में है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, 3 तरह के पावर होंगे 3 सेक्शन में, कंट्रोल सेक्शन एक्टिवेट कराने के लिए। कंट्रोल सेक्शन में क्या कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे रैम कनेक्ट है ईवीआई में, तो कंट्रोल में रोम कनेक्ट होगा। कंट्रोल सेक्शन में रोम कनेक्ट होता है, और रैम कहाँ कनेक्ट होता है, सीपीयू के ईवीआई में। फिर जीपीआईओ से इनेबल निकलती है, जैसे LCD इनेबल, डिस्प्ले इनेबल, +5 वोल्ट इनेबल, -5 वोल्ट इनेबल। तो डिस्प्ले की ग्राफिक वोल्टेज बनती है, तो ग्राफिक वोल्टेज अगर बनती है तो ग्राफिक कहाँ से आएगा, MIPI से। यहाँ डिस्प्ले कनेक्ट होता है MIPI में। LCD के अंदर MIPI का सेक्शन होता है, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। इसमें कैमरा सीरियल इंटरफेस और डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, DSI 0 और DSI 1, ऐसे 2 सेक्शन होते हैं। कैमरा सीरियल इंटरफेस, ठीक है, कैमरा सीरियल इंटरफेस, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, यहाँ पे MIPI लाइन होती है। MIPI की 10 लाइन कैमरा के लिए, 10 लाइन डिस्प्ले के लिए। अगर सेकंड कैमरा लगा है तो उसके लिए 8 या 6 लाइन होती है। फ्रंट कैमरा के लिए 8 लाइन, ऐसे। तो कैमरा के लिए आपकी जो है MIPI की लाइन, डिस्प्ले के लिए MIPI की लाइन यही सेक्शन में कनेक्ट होती है, ना कि GPIO में, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले लगेगा तो इनेबल होगा, फिर डिस्प्ले पे जो रेज होती हैं वो उसके ऊपर जाएंगी, डिस्प्ले के ऊपर, जो यहाँ से आउट होगी। सीपीयू के अंदर ये GPU सेक्शन से, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यहीं कनेक्ट होता है सीपीयू में। MIPI सेक्शन से हमारी जो ग्राफिक्स हैं वो मेन ग्राफिक्स आउट होती हैं डिस्प्ले के लिए। तो पावर जब फुलफिल करा नहीं पाएंगे तो कंट्रोल जो है वोल्टेज को स्टेबल नहीं कर पाएगा, और जब वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा तो बाकी अदर सेक्शन भी एक्टिवेट नहीं होंगे। MIPI के बाद हमें एक सेक्शन यहाँ पे मिलेगा जो कि RF सेक्शन होता है, जिसमें हमारा SDR, WTR, इस तरह की ट्रांस रिसीवर की कनेक्टिविटी होती है, और WCN। WCN कौन सी आईसी है बताइए? ऑडियो। आप लोग पीछे की वाईफाई, आप लोग पीछे की वीडियोस नहीं देख रहे हैं। वेबसाइट पे वीडियोस देखिए। WCN वाईफाई और ब्लूटूथ आईसी होती है। WCD ऑडियो आईसी होती है। WCD जो होती है ना, ऑडियो की कोडेक आईसी होती है, ठीक है। ऑडियो की कोडेक आईसी होती है WCD। तो एक सीपीयू के अंदर हमें इतने सेक्शन दिखेंगे। हमें पावर के रूप में अगर फ़ोन को वोल्टेज स्टेबल कराना, फ़ोन का वोल्टेज स्टेबल कराएंगे तभी पोर्ट बनेगा, तो पोर्ट बनाने के लिए इतने सेक्शन को चेक करना पड़ता है प्रॉपर। उसके अलावा ये जो बाकी के आगे के जो सेक्शन हैं, ये तो उनके उस सेक्शन को कंट्रोल करते हैं जो कि आगे की स्टोरेज से कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, यानी कि रैम होगा, और उस कम्युनिकेशन के द्वारा जो डेटा सीपीयू को मिलती है स्टोरेज से, उस स्टोरेज की डेटा को यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, डिस्प्ले पे प्रोड्यूस करने के लिए बाकी के ये अदर सेक्शन बनाए गए हैं, और इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ये एक सेक्शन बनाया गया है।
तो MIPI पे हमारा LCD कनेक्ट होता है और GPIO पे उसी LCD की इनेबल वोल्टेजेस इनेबल होती हैं, यहीं से वो सिग्नल जाएगी EN1 EN2, तो +5 और -5 बनेगा डिस्प्ले के लिए, तो डिस्प्ले आएगा। तो इस तरह से ये सेक्शन होते हैं। तो इन सेक्शन के अंदर अगर GPIO में, MIPI में या EVI में कोई लाइन आपस में शॉर्ट होती है, लीकेज होती है, तो रिवॉल्विंग से सही हो जाता है वो। या EVI में कोई पिन ओपन हो गई है तो फ़ोन आपका डायरेक्ट ऑटो पोर्ट पे जाने लगेगा, रैम डिटेक्ट नहीं करेगा। कंट्रोल तक की चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि CPU बोर्ड पर वोल्टेज स्टेबल करा ले, CPU जो है बोर्ड पर वोल्टेज स्टेबल करा ले और पोर्ट शो कर दे अपना, कॉलकॉम का CPU है तो कॉलकॉम का पोर्ट शो कर दे, उसके लिए आपको ये 3 सेक्शन में जो भी वोल्टेजेस आज मैं यहाँ पे लिखूंगा बस उन सभी लाइन को चेक कर लेना है। अगर उतनी लाइन सही है CPU के अंदर तो CPU की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बस आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे CPU बदल देना है। ठीक है, उस CPU पे काम नहीं हो रहा है, CPU बदल देना है, वो आपका CPU खराब हो गया इसलिए वोल्टेज स्टेबल नहीं कर पा रहा है। तो कंट्रोल में रोम होता है, अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। पावर 1 के अंदर जो वोल्टेज होती है वो हमें चेक करना होता है। APC वोल्टेज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। APC वोल्टेज क्या होती है बताइए? पावर में आपने कई बार पढ़ा ना, पावर, सिंगल पावर, डबल पावर, ट्रिपल पावर, कॉलकॉम में ट्रिपल पावर, मीडियाटेक में पढ़ाया ना, बताइए। एप्लीकेशन, हाँ, एप्लीकेशन कोर बताया था 0.8। ठीक है, एप्लीकेशन कोर वोल्टेज है ये APC, 0.8 वोल्टेज ये बनना चाहिए यहाँ CPU के अंदर। दूसरा वोल्टेज बताया था मेमोरी वोल्टेज, CPU की इंटरनल मेमोरी वोल्टेज, जो CPU की इंटरनल है ना कि स्टोरेज की मेमोरी। ठीक है, CPU की खुद की मेमोरी, CPU के अंदर भी खुद की मेमोरी है, उसकी वोल्टेज। और फिर यहाँ पे एक वोल्टेज होगा VDD PX बायस, VDD PX बायस 1.25 वोल्टेज, ये पावर IC से आती है, PM टू CPU। ये 3 वोल्टेजेस अगर आ रही हैं तो पावर 1 का कहानी जो है ओके है, पावर 1 एकदम से काम कर रहा है, मतलब पावर 1 की वोल्टेज जो है रिक्वायरमेंट जो है CPU को मिल रही है प्रॉपर। तो ये जो VDD PX बायस है ये 1 या 2 पिनों पे कनेक्ट होता है CPU में। मेमोरी जो है वो लगभग 20-30 पिनों पे, मतलब उसमें मल्टीपल पिनें होती हैं, और APC में भी मल्टीपल पिनें होती हैं, तो इनके खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिनमें सिंगल या डबल पिन से कनेक्टिविटी होती है CPU में, केवल 2 ही पिन जाती है CPU में, वो लाइन ओपन होने के चांसेस होते हैं। वो लाइन अगर CPU से ओपन हो गए, पावर IC से CPU से ओपन हो गए, तो आपका फ़ोन पोर्ट नहीं बनाएगा और सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में रहेगी, CPU ऑन नहीं होगा। पावर 2 के अंदर जब हम बात करें तो यहाँ पे होता है कोर वोल्टेज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, मेन कोर वोल्टेज 0.8 वोल्टेज होगा जो इंपॉर्टेंट होगा। इस कोर के अलावा भी इसके अंदर कई वोल्टेजेस होती हैं जो उसके अंदर सब कोर को ऑन करने का, छोटे सेक्शन को ऑन करने का, जैसे PX1 लिखेगा, PX2 लिखेगा, PX3, PX4 नहीं होता है, PX5 होगा, PX6 होगा, PX7 होगा, इतना नॉर्मल CPU में होगा। और आगे जब जाएंगे तो PX13, 14 ऐसे बढ़ता जाता है वो। आगे जो बड़े CPU हैं, जो बड़े मॉडल के हैं, उनमें वो बढ़ेगा, लेकिन एक नॉर्मल CPU हम 4G का देखें तो उसमें PX7 तक जाके वो जो है स्टॉप है। लेकिन इन्हें हमें नहीं चेक करना है, क्योंकि ये CPU के पोर्ट बनाने में, डायरेक्ट अगर CPU पोर्ट बना ले, इसके लिए आप रिपेयर कर रहे हैं कि वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहा है, तो आपको ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहा और आप वोल्टेज स्टेबल कराना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कोर सेक्शन में केवल और केवल बस कोर वोल्टेज चेक कर लीजिए, पावर 2 खत्म हो गया। फिर पावर 3 में आना है, और पावर 3 के अंदर आपको क्या चेक करना है। तो अब तक कितनी वोल्टेज बताया हमने? APC बताया सिंगल, मेमोरी बताया 2, VDD PX बताया 3 और कोर बताया 4। ठीक है, ये 4 वोल्टेज चेक करनी है। उसके बाद पावर 3 के अंदर आना है। पावर 3 के अंदर USB की 3 वोल्टेज, एक USB 3.3 वोल्टेज, एक USB 1.8 वोल्टेज USB कोर होता है, और एक USB की 0.9 वोल्टेज। किसी किसी में ये 1.2 भी होता है तो उसको भी चेक कर सकते हैं, 0.9 होगा या फिर 1.2 होगा, वैसे तो ज़्यादातर में 0.9 दिखेगा। तो ये USB की 3 वोल्टेजेस इसमें चेक कर लेंगे बस। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, ये USB की जो 3 वोल्टेजेस यहाँ दिख रही हैं, इनके अलावा भी इसमें कई सारे वोल्टेजेस होती हैं। जैसे EVI को एक्टिवेट कराने के लिए, ये जो सेक्शन है इसको एक्टिवेट कराने के लिए वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है। DSI को एक्टिवेट कराने के लिए, CSI को एक्टिवेट कराने के लिए, यहाँ इस सेक्शन को एक्टिवेट कराने के लिए यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है। और ये वोल्टेजेस जब नहीं आएंगे CPU के अंदर तो हमारा EVI एक्टिव नहीं होगा, CSI DSI एक्टिव नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, या रैम एक्टिव नहीं होगा तो हमारा फ़ोन जो है ऑटो पोर्ट में ही जाएगा।
तो पोर्ट बनाने के लिए ऊपर तक की वोल्टेजेस जो है ये इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे की जो वोल्टेजेस हैं वो पोर्ट के बाद की है, उसके बाद जब कम्युनिकेशन स्टार्ट कराना है तब। तो आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दिखेगा, जैसे बार बार ऑटो पोर्ट बना रहा है, तब हम EVI वाली चीज़ों को चेक करेंगे, या फिर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है तब हम DSI और CSI वाली लाइनों को चेक करेंगे, उसमें कहीं ओपन तो नहीं हो गया कोई लाइन, और डिस्प्ले सेक्शन में आपने सारी चीज़ों को चेक कर लिया। इस चीज़ को पता करने का सबसे आसान तरीका होता है DSO से MIPI की टेस्टिंग करना। अगर MIPI पे DSO से आप चेक करते हो और उसमें पैटर्न आ रहे हैं, मतलब कि ऐसा पैटर्न बनेगा, मतलब कि आपका जो है CPU के अंदर का DSI सेक्शन ओके है। और अगर एक भी लाइन ओपन हुई DSI सेक्शन के अंदर, CPU के अंदर जो पावर 3 है उसमें DSI की एक भी वोल्टेज मिस हुई तो पैटर्न आने बंद हो जाते हैं MIPI पे। तो वो एक आपका वहाँ पे सिम्टम होता है कि ज़रूर वोल्टेज हमारी पावर 3 में मिस होगी, या फिर हमारा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है, CPU और eMMC के बीच जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सही से हो नहीं रही है, बस वाइब्रेट कर रहा है एक बार, और कोई डेटा CPU को मिल नहीं रहा है, इसीलिए डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो पावर 3 में ये 3 वोल्टेज चेक करने हैं, 1 2 3, तो टोटल 4 और 3 कितने हो गए? 7 वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है? जी सर। तो 7 तरह की वोल्टेज जो है यहाँ पे हमें चेक करनी है। उसके बाद कंट्रोल सेक्शन में आते हैं, कंट्रोल सेक्शन में आएंगे उसके बाद, और यहाँ पे चेक करेंगे DP DM, क्योंकि अगर USB की वोल्टेजेस दे दी गई है और DP DM ही हमारा CPU में कनेक्ट नहीं है, या इनमें से कोई लाइन शॉर्ट है, तो पोर्ट कहाँ बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो कंट्रोल सेक्शन में ही जो आप USB लगाते हो ना, तो जो DP DM जैक से आती है वो सीधा कंट्रोल में जाके कनेक्ट होती है, सीधा कंट्रोल सेक्शन में कनेक्ट होती है CPU के, तो वहाँ होता है वो DP DM। उसके बाद हमें चेक करना है यहाँ पे स्लिप क्लॉक। स्लिप क्लॉक बताया था आपको, कितना होता है बताइए? 32 किलोवाट सर। 32 किलो। हेलो सर, हाँ 32। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है इसमें बेसबैंड क्लॉक, ये बताइए कितना होगा? 19.2 सर, 19.7 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद क्या होगा बताइए? और मीडियाटेक में 20 PM पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज, इसी में आएगा पावर IC से। फिर क्या निकलेगा यहाँ से? पावर सीक्वेंस होल्ड 1.8 वोल्टेज। उसके बाद CPU क्या कर देगा? वोल्टेज को स्टेबल कर देगा, यही PS होल्ड निकालेगा CPU, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? PS होल्ड निकलने के बाद वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी। अब PS होल्ड मान लीजिए CPU नहीं निकाल रहा है, बहुत बार ऐसा आएगा कि पावर ऑन रीसेट फ्लैक्चुएशन में है और PS होल्ड पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो उसी केस को रिपेयर करने के लिए ये पूरा है, पावर 1 पावर 2 पावर 3 और कंट्रोल, उनको सही से चेक करिए। जितनी भी सप्लाई यहाँ पे लिखा गया है उन सप्लाई को प्रॉपर चेक करिए, पावर पैड तक आ रही है नहीं आ रही है CPU के, आ रही है, स्लिप क्लॉक पैड तक आ रही है नहीं आ रही है, बेसबैंड क्लॉक पैड तक आ रही है नहीं आ रही है, पावर ऑन रीसेट पूरा पैड तक जा रही है नहीं जा रही है CPU के, CPU एग्जैक्ट रीसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद PS होल्ड CPU से निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा है तो बताइए आगे क्या है? सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डेटा, ये दो लाइन के बारे में आप लोगों ने सुना है। SPMI क्लॉक, SPMI डेटा, SPMI लॉजिक एक्टिवेट होगा, SPMI लॉजिक। तो क्या होता है कि जैसे ही CPU रीसेट होता है उसी टाइम SPMI लॉजिक भी रीसेट होता है, और SPMI लॉजिक रीसेट जैसे ही होगा तो ये SPMI लॉजिक जो होता है, हमने बताया था ना, CPU टू दोनों पावर IC में जाएगी, 3 पावर IC है तो तीनों में जाती है, 4 पावर IC होगी तो चारों में जाएगी, 5 होगी तो पांचों पावर IC में जाएगी, बताया था। तो जितनी भी पावर IC होंगे सबके अंदर ये SPMI लॉजिक कनेक्ट होता है, उनकी डेटा रिसीव करने के लिए। उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो IC लगे हैं वो उसी सेट के लिए कंफर्टेबल हैं। इस बात का इन्फॉर्मेशन जो है CPU को जब मिल जाता है तभी कहता है कि ठीक है PS होल्ड आउट किया जाए, और जो वोल्टेज मेरे लिए बन रही है और जिससे बन रही है वो मेरे कंफर्टेबल है, तब जाके PS होल्ड निकलता है। अगर उसकी जगह पे आप कोई दूसरी IC डाल दोगे तो उसकी SPMI डेटा CPU में मैच नहीं होगी, तो फिर CPU PS होल्ड नहीं निकालेगा।
अगर आपने ऐसे कर दिया, कुछ अलग तरह का आईसी वहाँ पे डाल दिया, पिन स्ट्रक्चर सेम है, तो फिर उसकी डेटा सीपीयू को तुरंत मिल जाएगी और सीपीयू पीएस होल्ड नहीं निकालेगा। या फिर आपकी पावर आईसी ख़राब है या चार्जिंग आईसी, तीनों में कनेक्ट है ना वो पीएमआई पीएम, तो उनमें से कोई एक आईसी ख़राब है जो अपनी डेटा सीपीयू को नहीं दे पा रही है डिजिटली, तो फिर क्या होगा, सीपीयू पीएस होल्ड नहीं निकालेगा और सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में रहेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर आपने चेक कर लिया एसपीएमआई की, ये 2 बॉल की कनेक्टिविटी तीनों आईसी में, 3 आईसी ही आपने आप तक पढ़ा है, अब तक आपने 3 ही आईसी पढ़ा है ना। 3 आईसी कौन कौन सा पढ़ लिया आपने, सिंगल पावर आईसी बेस पढ़ाया, डुअल पावर आईसी पढ़ाया और ट्रिपल पावर आईसी पढ़ाया कॉलकॉम में, और मीडियाटेक में भी ऐसे 3 पावर आईसी तक पढ़ाया, सिंगल पढ़ाया और डबल तो उसमें होता नहीं है, सीधे ट्रिपल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो हम डबल सीपीयू पढ़ेंगे और उसमें 4 पावर आईसी और 5 पावर आईसी भी आपको दिखेगी, उनको भी पढ़ाएंगे। 5 पावर आईसी होगी और डबल सीपीयू होगी। लेकिन पहले 4G की ये सीपीयू जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 5 पावर आईसी हुई कैसे वो जानना है, तो उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है। तो पावर 1, पावर 2, पावर 3 और कंट्रोल सेक्शन को चेक करना है हमें, तो हमें इन सभी लाइनों को, कितनी हो गई थी लाइन टोटल, 4 हुआ था यहाँ पे, 5, 6, 7, 7 लाइन्स हो गए यहाँ पे। फिर हमारा डीपीडीएम हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 लाइन चेक करना है सीपीयू के अंदर, काम खत्म है, सीपीयू एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये 15 लाइन सीपीयू के अंदर सही है तो सीपीयू को एक्टिवेट होना है उस बोर्ड पे, नहीं हो रहा है सीपीयू रिवॉल्व करके चेक करिए, रिवॉल्व से वोल्टेज स्टेबल हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरा सीपीयू वहाँ पे डालना पड़ेगा, और उस दूसरे सीपीयू पे वोल्टेज अगर स्टेबल हो गई तो आपकी पहली सीपीयू क्या है, खराब है। दूसरी चीज़, अगर आपने सीपीयू दूसरी डाली और वो सीपीयू भी वर्किंग है, आपको पता होना चाहिए कि वो सीपीयू वर्किंग है, वो डैमेज सीपीयू नहीं है, तो उस पर भी वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है। 15 लाइन आपने चेक किया, वो सब सही है, रीडिंग सही आ रही है, उस पर कनेक्टिविटी भी सही है, जहाँ से होनी चाहिए वहीं से है, तो प्रॉब्लम कहाँ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारा फ़ोन जो है ऑटो पोर्ट नहीं बना पा रहा है, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में ही है। तो देखिए, या तो हीट लगने से कहीं पे बोर्ड आपका फूल गया है, और बोर्ड फूलने से क्या होता है, अंदर की लेयर आपस में चिपक जाती हैं, या फिर फ़ोन वाटर डैमेज में रहा है, या फिर फ़ोन का जो पीसीबी बोर्ड है, जो पीसीबी है वो बेंड हो गया है। पीसीबी जब बेंड हो जाता है ठीक है, या तो पीसीबी क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। अगर पीसीबी टेढ़ा हो जाता है, बेंड हो जाता है, तो उसमें आपको पता है 7 लेयर 6 लेयर ऐसे होते हैं, तो जब बेंड होता है तो आपस में कुछ लेयर टच हो जाएंगे, या 1-2 ट्रैक भी आपस में टच हो गई, जैसे कि ईवीआई की 2 पिनें आपस में टच हो गई, या ईवीआई की कोई पिन एक एलसीडी रीसेट से टच हो गया, या किसी अदर लाइन से टच हो गया, किसी भी अदर लाइन से टच हो गया इनमें से, तो आपको वो शॉर्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव लाइन है और ये भी पॉजिटिव लाइन है, और दोनों पॉजिटिव आपस में टच हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट नहीं दिखेगा। लेकिन सीपीयू को पता चलेगा कि शॉर्टिंग है, सीपीयू समझ जाएगा कि हमारे अंदर के 2 सेक्शन आपस में टच हो रहे हैं। लेकिन जब आप जीआर लोगे यहाँ पे तो आपको जीआर ठीक मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपका एक्चुअल में जीआर 450 होना चाहिए था और यहाँ पे आपका 380 होना चाहिए था। जब दोनों टच हो गए तो 390 की जीआर हो गई इन पॉइंट पे और इन पॉइंट पे, तो आपको पता थोड़ी चलेगा। जब आप जीआर लेंगे तो यहाँ पे भी 390 दिखेगा, यहाँ पे भी 390 दिखेगा, तो आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि वो खराब है, और ये भी आपको नहीं पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट में वो पिन किसके साथ शॉर्ट हुई है। तो सभी पिनों को इस तरह से चेक करना तो पॉसिबल है ही नहीं है। फिर इसी तरह से एसडीए को भी चेक करना, हर एक लाइन को फिर पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया वो। तो उस कंडीशन में आपका जो है बोर्ड डैमेज माना जाता है, और उस कंडीशन में आपको बोर्ड जो है चेंज करना पड़ेगा, दूसरे बोर्ड में अपनी सीपीयू और ईएमसीपी लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका फ़ोन जो है ऑन होगा। समझ रहे हैं? तो अगर 15 लाइन सही है इस सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू को वोल्टेज स्टेबल करना चाहिए, नहीं कर पा रहा है दूसरा सीपीयू डालेंगे, दूसरे सीपीयू पे भी नहीं कर पा रहा है, सीपीयू ओके है, एक बार सही से कर लीजिए रिवॉल्व करके, 1 बार 2 बार ट्राई कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो आपको फिर वहाँ पे देखना है बोर्ड को, कहीं बोर्ड फुला हुआ है, अच्छे से दबा दबा के बोर्ड को चेक करना है कई जगह पे, कहीं एक जगह बोर्ड हल्का सा फुला हुआ दिखेगा तो उस कंडीशन में बोर्ड चेंज होगा, या फिर बोर्ड फुला नहीं है तो बोर्ड बैंड होगा।
और बेंड भी नहीं है तो बोर्ड या तो वाटर डैमेज हो सकता है आपका, वो भी नहीं है तो आपका बोर्ड के अंदर लेयर का ही मैटर है, जिसकी वजह से कोई दो पॉजिटिव पिनें आपस में टच हो गई हैं, ना कि ग्राउंड से। ग्राउंड से टच होती है तो जीआर लेने में पकड़ में आ जाता है कि ये लाइन पे शॉर्टिंग आ रही है या ये लाइन ओपन है। लेकिन अगर दो पॉजिटिव लाइन ही आपस में ट्रैक हो शॉर्ट हो जाएंगे तो वो आप नहीं चेक कर पाएंगे। लेकिन जैसे सीपीयू लगेगी, सीपीयू को समझ में आ जाएगा कि दो लाइनें आपस में सटी हुई हैं, तो वो वोल्टेज स्टेबल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जी सर। तो उस टाइम आपको पीसीबी ही चेंज करना पड़ता है, उस टाइम आप नहीं फाइंड कर सकते। अगर पता चल जाए कौन सी लाइन तो उसको काट के बना देंगे, लेकिन वो पता ही नहीं चलेगा। तो ये है सीपीयू के लिए आपको। तो चलिए इसको स्कीमेटिक पे पहले दिखाते हैं। ये हमें पहले जो दिखेगा इस तरह का स्ट्रक्चर सेम टू सेम एक बेसिक फ़ोन के अंदर दिखेगा। आप लोगों का बेसिक भी थोड़ा वीक है, मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में भी आप लोगों ने सही से वीडियोज़ नहीं देखे हैं वेबसाइट वाली से। देखिए यहाँ पे MSM CPU, कितनी तरह की CPU है। सबसे पहले हमने MSM CPU देखा था, उसके बाद मार्केट में SDM CPU और SM अभी चल रहा है, यही है ना। ये 3 CPU है कॉलकॉम के अंदर, MSM, SDM और SM। SM देख लेंगे अभी और MSM देख लेंगे। SDM उनके बीच की है, मतलब तीनों में मैच करेगा। जो चीज़ आप इस MSM में देखोगे वही चीज़ SDM में भी दिखेगा, वही चीज़ SM में भी दिखेगा, बस देखने का फ़र्क है, बस लिखा हुआ अलग है। यहाँ देखिए ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे ही CPU की इन्फॉर्मेशन है, U100 लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक, अब बताइए ये कौन सा सेक्शन है? कंट्रोल सेक्शन सर। यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन। और एक चीज़ यहाँ पे बताना था आप लोगों को, रोम कनेक्ट होता है। यहाँ पे बताया था स्टार्टिंग में रोम। तो रोम में क्या होती है? आर क्लॉक, क्लॉक, रीसेट, CMD और क्या, डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6, डेटा 7। 8 लाइन हुई, 8 बिट, 8 बिट कनेक्टिविटी। ये EMMC कनेक्ट होता है। इन रोम को बोलते हैं EMMC, स्टोरेज। स्टोरेज के लिए ये सभी लाइनें रिक्वायरमेंट है, स्टोरेज की है। ये सभी लाइनों का रिक्वायरमेंट जो है स्टोरेज के लिए है CPU में। ये सभी लाइनें CPU में कनेक्ट होंगी तभी स्टोरेज प्रॉपर कनेक्ट होगा। और साथ ही साथ स्टोरेज की दो वोल्टेजेस जो VCC और VCCQ होती है वो पावर IC से फुलफिल होनी चाहिए। और रैम की भी जो वोल्टेजेस होती हैं VDD 1, VDD 2, VDD-Q, ये 3 वोल्टेजेस रैम की भी फुलफिल होनी चाहिए। रोम के भी 2 वोल्टेज है, VCC और VCCQ। तब जाके फ़ोन जो है ऑटो पोर्ट से बाहर निकलेगा। अगर ये सारी चीज़ें सही होंगी, रैम की टोटल EVI पिनें कनेक्ट होंगी CPU से, VCC वोल्टेज, VCCQ वोल्टेज मिल रही है रोम को, ये तीनों वोल्टेज रैम को मिल रही है, और उसके साथ में ये सारी लाइनें कनेक्ट हैं CPU से, तब फ़ोन ऑटो पोर्ट से बाहर निकलेगा। और उसके अलावा भी इस सेक्शन में पावर 3 में EVI की वोल्टेज जो है वो प्रॉपर CPU को मिलना चाहिए, तभी रैम की ये EVI सेक्शन एक्टिव होगी और हमारा फ़ोन ऑटो पोर्ट से बाहर निकल पाएगा। तो ये कंट्रोल सेक्शन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा 0 to डेटा 7, टोटल ये 8 बिट की लाइन है। फिर कमांड, क्लॉक और रीसेट, आर क्लॉक, कमांड, क्लॉक और आर क्लॉक, ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर रीसेट नहीं लिखा है, तो रीसेट कहाँ है? रीसेट यहाँ से निकल रहा है। रीसेट आउट जो ये दिख रहा है, ये MSM रीसेट आउट जो दिख रहा है, ये सीधा EMMC में जाएगा। देखिए ये सीधा EMMC के रीसेट पिन पे कनेक्ट है। यहाँ पे रीसेट लिखा है, उस पर कनेक्ट है। तो ये कंट्रोल सेक्शन ही तो निकल रहा है, ATPS कंट्रोल सेक्शन से ही तो निकल रहा है रीसेट। तो ये रीसेट भी EMMC के लिए ही रिक्वायर रीसेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टोटल लाइनें जो दिख रही हैं 8, 9, 10, 11 और 12, 12 लाइन ये जो है कम्युनिकेशन की है EMMC से, स्टोरेज से, जिसको बोला गया है SDC1। यहाँ पे दिख रहा है SD कार्ड 1 बोला गया उसको, जो EMMC है उसको SD कार्ड 1 बोला गया। और SD कार्ड 2 फिर किसको बोला गया है? तो यहाँ पे 4 बिट में कनेक्टिविटी हो रही है, डेटा 0 to डेटा 3, मतलब 1, 2, 3, 4 बिट की कनेक्टिविटी लाइन है, जिसमें क्लॉक और कमांड भी दिया हुआ है। मतलब ये जो 4 बिट की लाइन है ये SD कार्ड के लिए है, जो हमारा एक्सटर्नल SD कार्ड होता है जो हम लगाते हैं उसके लिए है ये। उसके लिए आपको 4 बिट में कनेक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। तो टोटल 4, 5, 6 लाइन तो SD कार्ड पे हो गई, उसमें एक लाइन वोल्टेज की होगी और एक लाइन ग्राउंड की होगी, वो 8 ट्रैक जो होता है। अब जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको DPDM। ये DPDM सीधा कहाँ से आ रहा है? सब बोर्ड से आ रहा है। यहाँ पे SPMI लॉजिक है, यहीं से SPMI लॉजिक निकलेगी, और 2 पावर IC इसमें है तो दोनों में जाएगी, 3 है तो तीनों में जाएगी, जितनी भी पावर IC इस फोन में रहेगी उसमें जाएगी। इसमें PMI लगा हुआ है,
8952, तो PMI में भी गई होगी ये लाइन और मेन PM में भी गई होगी, सर्च करेंगे तो भी दिखेगा। अभी आगे पहले इसको समझ लिया जाए। यहाँ पे हमें दिख रहा है बेसबैंड क्लॉक और स्लिप क्लॉक, यहाँ दिख रहा है स्लिप क्लॉक की लाइन है R41। यहाँ पे ये कनेक्टिविटी हमें चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करते हैं इसको, पावर IC के अंदर जो है GR लेना पड़ता है, इस कंपोनेंट को चेक करेंगे और यहाँ 89 से GR आ रही है नहीं आ रही है, इस कंपोनेंट के क्रॉस GR यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही है, चेक करेंगे कहीं ये कंपोनेंट तो नहीं खराब है, इसके वन साइड GR है और इधर GR नहीं है। पावर IC उठा के भी चेक करना होगा इस 89 पिन पे GR, मतलब कि CPU से ट्रैक कनेक्टेड है। केवल सिग्नल बन जाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे अगर स्लिप क्लॉक बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये आगे CPU में सही से जा रही है, GR चेक करेंगे तभी क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ से हमें बेसबैंड क्लॉक निकलता हुआ दिख रहा है, ये पावर IC है BB क्लॉक, ये पावर IC का कंट्रोल सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से निकल रहा है बेसबैंड क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक निकलेगा, ये बेसबैंड क्लॉक हमारा जो है सीधे CPU के अंदर जाएगा CXO पॉइंट पे, CXO लिखा है यहाँ पे T38 नंबर की पिन पे, तो इसमें भी उसी तरह से GR चेक होगा। तो स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, उसके बाद हमें पावर ऑन रीसेट चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है PM पावर ऑन रीसेट, यहाँ P40 पे आएगा, इसमें भी पावर IC उठा के उसकी पिन पे GR लेंगे, फिर PS होल्ड यहाँ से निकलेगा। तो PS होल्ड में 1 किलो ओम का रजिस्टर है, तो GR काफ़ी हाई आएगा, 1000 प्लस आएगा। तो आपको ये रजिस्टर के क्रॉस चेक करना है, दोनों साइड GR जो है आना चाहिए, और वो भी GR 400 500 इस तरह की आएगी रजिस्टर के दोनों साइड। और जब पावर IC उठा के चेक करेंगे तो आपको पावर IC साइड में 1000 प्लस 1200 रीडिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में 1K लगा हुआ है। ये SPMI एक्टिवेट होगा, डेटा मिलेगी जब CPU को तभी PS होल्ड निकलेगा, यहाँ से तभी PS होल्ड निकलेगा, नहीं तो PS होल्ड नहीं निकलेगा। कई बार ये रजिस्टर ही डैमेज होता है, 1.8 को पास नहीं कर पा रहा है या कम कर दे रहा है, 1.8 1.2 में बदल जा रहा है, तो भी हमारा वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा। जैसे इनको सीरीज में शॉर्ट कर देंगे तो बन जाएगा, वो 1 किलो है लेकिन यहाँ पे सीधा ये सीरीज में बाईपास हो सकता है, इसको हटा के सीधा जंपर मार सकते हैं। और इसके बाद जो है CPU के अंदर जो अदर सेक्शन है, यहाँ पे U100 हम फिर से टाइप करेंगे, इसमें इतना ही लाइनें हमने लिखी हैं जो जिनको चेक करना है, जो इंपॉर्टेंट है इसको ऑन कराने के लिए। ये EVI कॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरी EVI की सर्किट है, यहाँ पे पूरी लाइन की कनेक्टिविटी चेक होती है तब जब फ़ोन ऑटो पोर्ट में रहता है या फ्लैशिंग में एरर कर रहा है। यहाँ पे GPIO1 लिखा है, तो GPIO1 में दिख रहा है, यहाँ पे हमारी I2C लाइनें दिख रही हैं, सेंसर की I2C दिख रही है, फिंगरप्रिंट की SPI प्रोटोकॉल दिख रही है, टच LCD टेस्ट दिख रहा है, कैमरा का मेन क्लॉक दिख रहा है, कैमरा I2C दिख रही है। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं इंट्रिप, ये सारी चीज़ें IO में दिख रहा है। GPIO2 भी एक दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें डेटा क्लॉक दिख रहा है, WLAN वाईफाई ब्लूटूथ का, स्मार्ट इंट्रिप दिख रहा है, नेटवर्क की RFFE ट्यूनर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। तो इसके अंदर भी एक इसी तरह का सेक्शन है GPIO2 में, जिसमें केवल इनेबल और I2C इस तरह की चीज़ें हैं। ये MIPI दिख रहा है, MIPI में यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट रियर फर्स्ट कैमरा, जिसमें हमारी टोटल 10 लाइन होगी, और ये हमारा सेकंड कैमरा जिसमें हमारी टोटल इतनी लाइन यूज़ की गई है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ही यूज़ की गई है, बाकी 2 लाइन छोड़ दी गई है फ्रंट कैमरा के लिए। बाकी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है CSI मतलब कैमरा सीरियल इंटरफेस 0 यहाँ तक, फिर कैमरा सीरियल इंटरफेस 1, एक ऑप्शन और है यहाँ पे कैमरा लगाने का लेकिन यूज़ नहीं किया गया है, फिर कैमरा सीरियल इंटरफेस 2 जिसमें फ्रंट लगाया गया। तो 3 कैमरे का ऑप्शन है CPU में, लेकिन 2 ही यूज़ किया गया है। फिर डिस्प्ले के लिए भी 2 डिस्प्ले का ऑप्शन है यहाँ पे, DSI 0 और DSI 1, जिसमें से एक ही डिस्प्ले यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है ये निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका डिस्प्ले रह के थोड़ी थोड़ी देर में ब्लैंक होता है, तो ये रजिस्टर भी आपका रहना चाहिए। इन पे कोई भी लाइन ऐसा होता है, कई बार शॉर्ट हो जाता है, तो अगर डेटा की कोई लाइन शॉर्ट होती है तो फिर नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई क्लॉक में ये नेगेटिव पॉजिटिव की जो 2 लाइन दिख रही है क्लॉक की, अगर आपको किसी फ़ोन में इनमें से कोई एक लाइन शॉर्ट दिखे तो आप जो है जस्ट नीचे वाली क्लॉक जो दिख रही है उसको वहाँ बाईपास करके कोशिश करिए, हो सकता है कुछ मॉडलों में वो कर जा रहा है काम, जैसे यहाँ से क्लॉक देंगे तो वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है कभी कि एक CPU उसमें MIPI की क्लॉक लाइन शॉर्ट है, तो उस टाइम आपको यहाँ से क्लॉक लाइन उठा के AN5 से जंपर उठा के यहाँ डाल देना है और CPU की उस पॉइंट को मास्किंग कर देना है जिसमें वो शॉर्ट है। तो आपका जो है डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले को क्लॉक जो है यहाँ से मिल जाएगा और वहाँ पे फिर डिस्प्ले एक्टिव होने के चांसेस होते हैं, लेकिन डेटा में ऐसा काम नहीं कर रहा है। डेटा की बाकी लाइनें हैं, बस 2 क्लॉक लाइन दिख रही है, बाकी सब डेटा है। तो ये हमारा MIPI हो गया। इसके बाद ये इसके RF है जिसमें हमारा WTR कनेक्ट है, यहाँ पे WTR PRX IQ DRX IQ और वाईफाई की IQ, फिर यहाँ पे हमारी WTR की TXO IQ और यहाँ पे GPS की IQ, और यहाँ पे वोल्टेज आ रही है रेफरेंस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर MPP3 लिखा हुआ है। ये पावर IC के उसी सेक्शन से आ रही है जहाँ से ये आती है VDD PX बायस। ये जो VDD PX बायस हम बताए हैं ना, यहाँ जहाँ से पावर IC से निकलती है CPU के लिए, उसी सेक्शन से निकल के नेटवर्क सेक्शन को ऑन करेंगे। ये वोल्टेज भी इंपॉर्टेंट, अगर ये BA29 पिन आपका ओपन हो गया पावर IC से तो फिर आपके फ़ोन में नेटवर्क आएगा ही नहीं, नो सर्विस बना रहेगा, सारा काम कर लेंगे फिर भी नहीं आएगा।
तो इस वोल्टेज को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये पावर आईसी से आएगा। ये देखिए मेन पीएम है ये 8953, इसके GPIO से, पावर आईसी के GPIO से दो वोल्टेजेस निकल रहे हैं, एक VDD PX बायस और एक निकल रहा है रेफरेंस एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये दो वोल्टेजेस, एक तो जा रहा है नेटवर्क को ऑन करने के लिए और एक जो जा रहा है वो CPU की मेन वोल्टेज है, उसके बिना CPU ऑन नहीं होगा। तो ये हमारा CPU हो गया। इसका नंबर हम फिर से यहाँ पे टाइप करेंगे U100। ये पावर 2 बता रहा है यहाँ पे, मतलब कोर है। तो कोर में हमें क्या चेक करना है? पावर 2 में हमने क्या बताया? केवल कोर चेक करो। तो बस कोर की कोई भी कैप पकड़ो, यहाँ पे चेक कर लो, आप बनना चाहिए। इसकी फीडबैक लाइन भी चेक कर लो कि कहीं पावर आईसी में तो ओपन नहीं है वो। फिर PX1 यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ तक। फिर PX2 सिंगल पिन है, लेकिन ये इसका काम क्या है? तो SDC, मतलब कि ये पोर्ट बनाने के बाद की यूजेबल वोल्टेज, मतलब पोर्ट बनने के बाद इसका यूज होता है। SD कार्ड लिखा है यहाँ पे SDC, मतलब कि ये SDC1 या SDC2 स्पेसिफिक इस तरह से नहीं लिखा है, ये SDC लिख दिया है, मतलब कि दोनों के लिए, मेमोरी कार्ड और EMCP की जो स्टोरेज है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वोल्टेज है ये। फ़ोन ऑटो पोर्ट में चला जाएगा अगर ये वोल्टेज नहीं आई यहाँ तो। फिर यहाँ पे IO वोल्टेज है, इसके बिना भी फ़ोन जो है आपका, अगर रजिस्टर आप हटा दोगे ना तब भी ये फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर में फ़ोन बंद हो जाएगा। तो आपको ये रजिस्टर भी चेक करना है। ये IO वोल्टेज है, CPU के अंदर करंट मेजरमेंट इसका काम होता है। यहाँ पे SIM1 और SIM2 के लिए वोल्टेज है, अगर इनमें से एक भी वोल्टेज मिस हुई, जो भी वोल्टेज मिस होगी वो सिम नहीं पकड़ेगा। अगर यहाँ पे SIM1 की वोल्टेज नहीं आ रही है तो SIM1 नहीं चलेगा, SIM2 की वोल्टेज नहीं आ रही है SIM2 नहीं चलेगा। और यहाँ पे eMMC डिटेक्शन के लिए ये वोल्टेज दिया गया है। अगर ये L5 की वोल्टेज L11 नंबर की पिन पे नहीं पहुँचेगी तो eMMC जो है वो CPU डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, 8 बिट कनेक्टिविटी स्टार्ट नहीं करेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट वोल्टेज दिख रही है PX1, ये LPDDR3 रैम को डिटेक्ट करने के लिए है। इनके बिना भी, वैसे इनके ओपन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि इतनी सारी पिनों पे कनेक्ट है ये, कहीं से भी एक जगह पे अगर कट भी जाता है तो CPU में भी ये पिनें शॉर्ट होती हैं, तो आप उसको मतलब इजीली वो CPU को पावर मिल जाती है फिर। लेकिन ऐसे सिंगल पावर जो होते हैं, ये भी डाउट नहीं है इसमें, ऐसे जो सिंगल पावर होते हैं कई बार ये पावर मिस हो सकते हैं और उस टाइम आपका प्रॉब्लम वहाँ से बन सकता है। यहाँ से ये वोल्टेज गई तो SIM2 डिटेक्ट ही नहीं होगा कभी भी। आप SIM2 की सारी लाइन चेक कर जाओगे, लेकिन यहाँ पे नहीं चेक करोगे आप, तो आपका SIM2 रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो कोर में ये चीज़ें होती हैं जो कोर के अंदर की सब कोर को ऑन करने के लिए होती हैं। तो ये हमें इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन हमें पहले पोर्ट बनवाना है तो हम बस कोर चेक करेंगे। फिर ये हमारा पार्ट 1 जो दिख रहा है पावर 1 में हमने क्या बताया था कि हमें APC वोल्टेज चेक करनी है, एप्लीकेशन कोर और मेमोरी वोल्टेज चेक करनी है। तो इसके भी ओपन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि इस तरह से दिख रहे हैं, सभी कनेक्ट हैं आपस में, लेकिन इनमें कुछ पिनें अलग अलग दिख रही हैं, 2 पिनें। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी जगह पे जा रही है और यहाँ से कोई प्रिंट ओपन हो गई है, टूट गई है, तो उसको भी आप देखेंगे, ओपन नहीं होने चाहिए। APC की कुछ वोल्टेजेस हैं, ये सभी आपस में कनेक्ट है, कोई भी सेपरेट पिन नहीं है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वोल्टेज जब बनेगी तो सीधा पैड तक पहुँच ही जाएगी। फिर यहाँ पे M8 और AP34, ये पिन काफ़ी दूर है, M8 और AP34, इनको भी चेक करना है कि आपस में कनेक्ट हैं कि नहीं और इनके ऊपर GR आ रहा है कि नहीं। यही वो वोल्टेज है VDD PX बायस MPP, पावर IC से आ रही है, पावर IC की GPIO से 1.25। ये वोल्टेज मिस हुआ तो फ़ोन आपका डेड हो जाएगा। तो ये वोल्टेज, ऊपर वाली वोल्टेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बिना भी फ़ोन चलेगा। तो यहाँ पे M8 AP34 जो है, ये वोल्टेज यहाँ पे आनी चाहिए। ये लाइन भी हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है VDD PX बायस 1.25 वोल्ट। तो इस तरह से पावर 2 हो गया, पावर 1 हो गया। अब पावर 3 की बारी है। तो पावर 3 यहाँ पे दिख रहा है। तो पावर 3 में हमने क्या बोला कि केवल हमें कितनी वोल्टेज चेक करनी है? USB की 3 वोल्टेजेस ही बस चेक करनी है और कुछ नहीं करनी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वो भी अभी हम समझाएंगे। पहले USB की 3 वोल्टेज समझो आप। यहाँ पे ये दिखा है USB HS हाई स्पीड 1 1.8, USB HS हाई स्पीड 1 3.1, USB कोर, 3 वोल्टेज यहाँ दिख रही है, जिसमें से USB HS1 वाली वोल्टेज यहाँ पे एक बार और आ रही है 1.8, और USB कोर वाली जो वोल्टेज है यहाँ पे वो एक बार और आ रही है यहाँ पे। तो पूरा USB की इतनी पिनें जो दिख रही हैं, इन सब पे पिन टू पिन चेक करेंगे, कनेक्टिविटी होनी चाहिए और वोल्टेज भी आनी चाहिए तीनों पे। बस इतनी वोल्टेज आपको चेक करनी है। अगर इतनी वोल्टेज यहाँ पहुँच रही है तो CPU जो है वो पोर्ट बना लेगा। अगर CPU के अंदर इतनी वोल्टेज पहुँच रही है तो CPU पोर्ट बना लेगा। बाकी कंट्रोल जो बताया वो सही होनी चाहिए, पावर 1 सही होनी चाहिए, पावर 2 सही होनी चाहिए और पावर 3 में ये इतनी सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिख रहा है DSI, CSI, ऐसे लाइनें दिख रही हैं। इनमें एक रजिस्टर भी है। तो अगर ये रजिस्टर निकला तो आपका डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगा, आपका फ़ोन डिस्प्ले आउट नहीं करेगा, MIPI पे कोई पैटर्न नहीं आएगी। तो ये रजिस्टर निकलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ इन सभी पिनों पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ तक। इसके नीचे जितनी भी दिख रही है, A2 से जो ये पिन दिख रही है VDD A2, यहाँ से सारी पिन जो नीचे दिख रही है सब नेटवर्क के लिए है, मॉडेम को लेके ये सब नेटवर्क के लिए है। लेकिन उसके ऊपर जो दिख रही है डिस्प्ले के लिए है।
फिर यहाँ पे जो दिख रही है VDD PLL, ये भी नेटवर्क में ही यूज़ होता है। यहाँ पे SDC दिख रहा है, इसको तो मेमोरी कार्ड को डिटेक्ट करने के लिए है, eMMC को SDC 1 लिखा है ना, तो ये कोर वोल्टेज आती है यहाँ पे। S2 जो है कॉइल पावर है, कोर वोल्टेज जब यहाँ पहुँचेगी तभी eMMC डिटेक्ट होगा। बाकी यहाँ EBI की जितनी भी पिनें दिख रही हैं GNS को छोड़ के, इसके नीचे जितने भी EBI की, GNS जो है GPS के लिए है, VDD GNSS यहाँ पे लिखा भी है। अगर ये EBI की कोई भी पिन मिस हुई तो रैम एक्टिवेट नहीं होगा, EBI प्रोटोकॉल एक्टिवेट नहीं होगा और रैम को डिटेक्ट नहीं करेगा CPU, और रैम की मदद से स्टोरेज के अंदर पड़े हुए डेटा को रीड नहीं करेगा। तो इस तरह से पावर 3 है। तो पावर 3 को एक्टिवेट कराने के लिए बस इतनी 3 चीज़ें चेक करिए, पावर 3 CPU का एक्टिव होगा और पोर्ट बना लेगा। उसके बाद की चीज़ें हैं जो इनमें और चीज़ें दी हुई हैं, उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए आपका जो है डिस्प्ले ऑन कराना है तो ये चेक करेंगे, नेटवर्क के लिए आपकी यहाँ तक की सारी चीज़ें हो गई, स्टोरेज को रीड कराने के लिए ये करेंगे और रैम को रीड कराने के लिए ये करेंगे, इनकी लाइन सही होनी चाहिए। तो ये पावर 3 रहा। तो पावर 1, पावर 2, पावर 3, उसके बाद ये पूरी ग्राउंड लाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्राउंड लाइन टूटते नहीं हैं, सब आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये था हमारा एक क्वालकॉम CPU के अंदर जिसमें MSM CPU लगा है। अब SDM के बाद हम सीधे SM देख सकते हैं, SM CPU देख लेते हैं अगर हम अभी, तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक SM CPU का भी हम ओपन कर देते हैं, Redmi Note 10 यहाँ पे खोल देते हैं इसको, जिसकी स्कीमेटिक है SM CPU के साथ में। ये SM CPU है, फर्स्ट पेज पर ही दिख रहा है ना, ये SM CPU है। अब आप खुद बता सकते हैं, U400 है इसका नंबर, टाइप कर लेते हैं यहाँ पे पहले U400। अब आप खुद बताइए यहाँ पे कि ये कौन सा सेक्शन है। यहाँ पे SPMI क्लॉक डेटा दिख रही है, यहाँ पे eMMC की 8 बिट कनेक्टिविटी है लेकिन कट कर दी गई है। क्यों? क्योंकि इस फोन में इस CPU के साथ eMMC नहीं, UFS लगा हुआ है। यहाँ पे UFS की 4 लाइन और 2 लाइन, एक रीसेट और एक क्लॉक, 6 लाइन दिख रही है UFS की, इसमें UFS कनेक्ट है। SDC 2 पे दिख रहा है आपको SD कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे है 4 बिट में 023। वॉइस आ रही मेरी? जी सर, जी सर आ रही है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? ये कौन सा सेक्शन है ये समझ में आया? देखते ही स्लिप क्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, बेसबैंड क्लॉक PS होल्ड दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर बेसबैंड क्लॉक है, नीचे स्लिप क्लॉक है, सेक्शन सर। रीसेट आउट है। और देखिए यहाँ पे रीसेट आउट एन जो लिखा हुआ है, इसकी TP बस बना के रखा हुआ है। क्यों? ये कहीं जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें eMMC होती तब तो जाती है, eMMC रहेगी ना, इस CPU के साथ eMMC भी चलती है, इसीलिए ये पिन दी हुई है और इसके साथ UFS भी चलती है। तो ये जो CPU है ना SM6150, ये दोनों को लेके चलता है। अब यही देखो आप, Redmi Note 7 Pro में ये CPU लगी है, उसमें eMMC है, और Redmi Note 10 में लगा हुआ ये फ़ोन जो है उसमें UFS है। ठीक है, तो ये CPU eMMC भी कंट्रोल कर सकती है, UFS भी कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे DPDM लाइन भी हमें दिख रही है, जो भी हमने जस्ट देखा, तो ये तो मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका GPIO। तो ये पूरा GPIO दे दिया है क्या एक जगह पे? यहाँ पे भी GPIO जैसा था वैसा ही है, SDA, CL, रीसेट, इनेबल, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे अगेन एक बार और GPIO को ही बना के रखा है। ये इसका EVI सेक्शन है और यहाँ से रैम रीसेट निकल रहा है, रैम में जाएगा, ये रैम को रीसेट किया जाएगा, फिर ये सारी रैम की कनेक्टिविटी लाइन जो है एक्टिव होगी। यहाँ पे ये भी रैम की ही सेक्शन है, EBI कॉल लिखा हुआ है जिसपे। ये हमारा 3 फेज पिन जो दिख रहा है ये क्या है? हाँ ठीक है, ये पूरा DSI, CSI और MIPI सेक्शन है, दिख रहा है। यहाँ पे पूरा डिस्प्ले के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे DSI 0, बस एक ही डिस्प्ले का ऑप्शन है इस CPU में, 2 डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है। और कैमरा 1, 2, 3, 4 कैमरे का ऑप्शन है, माइक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा, अल्ट्रा एंड फ्रंट कैमरा, मेन कैमरा। मेन कैमरा जो है बैक कैमरा है। तो इसमें क्या है, 4 तरह की कैमरा के ऑप्शन है इसमें। अब चारों लगे हुए इस फ़ोन में, तो जो Redmi Note 10 है। फिर ये कौन सा सेक्शन है? यहाँ पे क्यू लिंक दिख रही है, WTR के अंदर ये क्यू लिंक की पिनें होती हैं। WLAN दिख रहा है, वाईफाई में होती हैं। WLAN पावर इनेबल, वाईफाई की पावर्स इनेबल। तो ये तो हमारा साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा CPU के अंदर का RF का सेक्शन है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कौन सा सेक्शन है? आप लोग बताएंगे ये कौन सा सेक्शन है? आप लोग इसको पहचान के बताइए कौन सा सेक्शन है? वॉइस आ रही है सर? EBI सर। कहाँ? EBI कहाँ है इसमें? EBI कहीं लिखा है? EBI सर। EBI रैम का होता है, ये रैम का थोड़ी है। यहाँ पे तो वोल्टेजेस दिख रही हैं, 1.8, 1.25, 1.8, 1.8 कोर वोल्टेज, VDD CX। पावर 3 सर। पावर 2 है, ये कोर सेक्शन है ये सर। पावर
जी सर। ये कोर सेक्शन है जिसमें हमने क्या बताया था, VDD PX1, PX2, PX3, PX4 नहीं होता है, PX5 सिमोन के लिए, PX6 सिम2 के लिए, PX7 EMMC के लिए, तो इसमें EMMC है ही नहीं तो इसको ग्राउंड मार दिया है। PX7 के बाद सीधे PX10 और PX11 ले लिया है। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है आपको? PX1 जो होता था रैम के लिए, देखिए यहाँ पे भी लिखा है जी सर। जी PX1 रैम के लिए लिया, DDR VDD2 मतलब डी रैम वोल्टेज यहाँ दे दिया इसमें, तो PX1 रैम के डिटेक्शन के लिए डी रैम पावर यहाँ पे यूज किया गया है। PX2 SDC2 के लिए है, मतलब ये केवल मेमोरी कार्ड को कनेक्ट कराने के लिए है। अगर ये लाइन ओपन होगी तो सिम सेट में वो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड डिटेक्ट नहीं होगा। S5 PX5 और PX7 में से कोई लाइन डैमेज हुई तो सिम डिटेक्ट नहीं होगा। सिम 1 सिम 2 के लिए है। MMC इसमें है नहीं तो यहाँ पे नो MMC। G23 पिन VDD PX7 कनेक्ट टू ग्राउंड, मतलब उसको क्या कर दिया गया, ग्राउंड से कर दिया गया है। और फिर S24 कैन फ्लोट इफ USB इज नॉट यूज, मतलब USB यूज नहीं होगा तो इसको NC कर सकते हैं वो, लेकिन यहाँ पे USB कनेक्टेड है इसलिए सप्लाई दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नहीं चेक करनी है, आपको केवल इसमें क्या चेक करना है, कोर चेक करना है, कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये सेक्शन कौन सा है, तो मॉडर्न पावर तो पहले ही नहीं बनती है तो ऑफ रहता है। APC दिख गया हमें तो ये पावर 1 है, ये क्या है, पावर 1 है। मेमोरी यहाँ पे दिख गया VDD MX, यहाँ पे MEM लिखा भी है। मेमोरी का दूसरा नाम है VDD MX, कोर का दूसरा नाम है VDD CX। कोर वोल्टेज को VDD CX बोला जाता है, VDD CX। मेमोरी को VDD MX और APC ही रहेगा। APC 0 और APC 1, यहाँ पे 3 तरह की कॉइलें होती हैं ना। APC 1 पे जो होती है 3 कॉइल होती हैं जिन पे वोल्टेज नहीं होते हैं, और APC 0 की एक सिंगल कॉइल होती है जिन पे पहले वोल्टेज बनती है। जब फोन ऑन होता है तब इन APC 1 पे वोल्टेज बनती है, जो 3 कॉइल होते हैं आपस में कनेक्टेड। और यहाँ पे देखिए VDD PX V बायस, ये जो वोल्टेज दिख रही है V रेफरेंस SMHV पैड लिखा हुआ है, जो ये वोल्टेज जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बिना CPU, ये वही है VDD PX बायस की वोल्टेज है, पावर IC से आ रही है, इसके बिना ये CPU ऑन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यही वोल्टेज इसी CPU में एक जगह और जा रही है, 2 जगह जाती है, पावर 3 में भी जाती है। इसमें अलग हो गया है, SM है थोड़ा सा, बस 2 जगह कनेक्ट हो गया। ये हमारा फिर से कोर आ गया, ये हमारा पावर 1 आ गया जहाँ से भी चले हैं। ये पावर 3 है। पावर 3 में क्या बताया था, USB के लिए, तो कहीं USB दिख रहा है, USB की 3 वोल्टेजेस कहीं दिख रही हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना 0.9 की जो वोल्टेज दिख रही है, USB HS0 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 3.1 1.8 0.9, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ 3 वोल्टेज। इन तीनों वोल्टेज को चेक करेंगे, पैड टू पैड कनेक्ट होने चाहिए। और यहाँ पे UFS के लिए दिख रहा है तो ये तो बात की बात है। फिर यहाँ पे USB के लिए कुछ बोल रहा है 0.9, इन वोल्टेज को भी चेक करेंगे, बस खत्म। इतनी वोल्टेज इसमें चेक करेंगे, बाकी ये सब सेम है। ABI को एक्टिवेट करने के लिए, DSI CSI को एक्टिवेट करने के लिए, फिर यहाँ पे जो आपका ये पूरा आपका वाईफाई उसके लिए हो गया, नेटवर्क के लिए। क्यू लिंक की जो दिख रही है नेटवर्क के लिए हो गई। तो USB की 3 वोल्टेजेस यहाँ पे दिख रही है, उनको चेक करना आपको, जैसा उसमें बताया था। इसमें एक वोल्टेज और एक्स्ट्रा आ रही होगी जो VDD PX बायस होती है, वो यहीं पे कहीं होगी। हाँ, यहाँ पे V रेफरेंस SMHV पैड, ये वोल्टेज भी यहाँ पे चेक करना है। PMIC 1.25 वोल्टेज होता है ये पावर IC से, ये वोल्टेज यहाँ पे आनी चाहिए AJ41 पे। फिर ये पूरा ग्राउंड आ गया इसका, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं दिखा, नजर आ रहा है ना, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा ट्रैक इधर का उधर किया है जो कि हम अभी दिखाई दिए हैं क्या है उसमें। तो SM CPU लेटेस्ट CPU जो होंगे उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मैच करने वाली हैं। तो अब जो है हम आगे 4 पावर IC पढ़ सकते हैं, अगर ये पूरी वीडियोस आप समझ सकते हैं बढ़िया से तो। ठीक है।